वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। अमूमन जब भी हम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करा रहे होते हैं, खा वो एनआरपीयू का हो या पीएसएफ का हो, तकरीबन दोनों का टेम्पलेट जो है, बजट का टेम्पलेट तकरीबन बिल्कुल सेम सेम ही है। मैंने दोनों प्रोजेक्ट किए हुए हैं, दोनों प्रोजेक्ट मैंने सबमिट कराए हुए हैं, तो तकरीबन दोनों का जो बजट टेम्पलेट है वो सिमिलर ही है। तो अब अमूमन लोग जब भी प्रोजेक्ट सबमिट कराने लगते हैं तो सबसे ज़्यादा जो उनको खौफ होता है वो इस एक्सेल शीट का होता है कि एक्सेल शीट की उन्हें समझ नहीं आती कि हमने प्रोजेक्ट किस तरह से, बजट किस तरह से एडजस्ट करना है, किस हेड में हमने कितने पैसे रखने हैं और किस तरह से हमने बजट मैनेज करना है। तो इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाई है मैंने, ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि आप प्रोजेक्ट का बजट आपने किस तरह से एडजस्ट करना है, किस हेड में आपने कितने पैसे रखने हैं और उस हेड में पैसे रखने का हमारे पास रूल क्या है, किस रूल को फॉलो करके आप बजट में पैसे रख सकते हैं। एक एक चीज़ मैं आपके सामने डिटेल से मैं शेयर करूंगा, स्क्रीन के ऊपर शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके बगैर किसी इंतज़ार के, डायरेक्टली स्क्रीन पे। ये जी मेरे पास टेम्पलेट है, आप गूगल में जाके सर्च करें, एचईसी की वेबसाइट से आपको ये मिल जाएगा। खाली आप गूगल में सर्च करें एचईसी एनआरपीयू टेम्पलेट, इंस्टीट्यूशन नेम, प्रोजेक्ट टाइटल, प्रोजेक्ट नंबर को आप रहने दें और पीआई का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर दें। उसके बाद बजट एलिमेंट, असल चीज़ ये है कि पर्सनल कॉस्ट इसमें आपने कितनी रखनी है, इक्विपमेंट की आपने कॉस्ट कितनी रखनी है। उसके लिए आप गूगल में जाएं और गूगल में जाके आप अगर सर्च करें तो यहाँ पे ये पूरे फाइनेंशियल रूल्स आपको मिल जाएंगे। सिंपली आपने गूगल में जाके सर्च करना है कि एचईसी एनआरपीयू बजट गाइडलाइन, एचईसी बजट गाइडलाइन, एक जनरल गाइडलाइंस है ना, वो नहीं आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। एनआरपीयू की या जीसीएफ की या एलसीएफ की या जो भी आप प्रोजेक्ट सबमिट करा रहे हैं उसकी जो गाइडलाइंस हैं, इसमें एक चीज़ आपने देख लेनी है कि ये 2021 में जो गाइडलाइंस आई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है जब आप नेक्स्ट टाइम प्रोजेक्ट सबमिट कराएं उस टाइम हो सकता है कोई अपडेट हो जाए, लेकिन लेटेस्ट जो अभी तक है 2021 की फाइनेंशियल रूल्स रिसर्च ग्रांट्स, तो रिसर्च ग्रांट्स के हवाले से जो लेटेस्ट 2021 की रिसर्च ग्रांट्स के हवाले से जो रूल्स हैं उनके मुताबिक अगर आपको मैं बताऊं, जो पर्सनल कॉस्ट है उसमें जो फैकल्टी मेंबर की जो कॉस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप हैं तो 1,50,000 पूरे साल का बजट है। एसोसिएट प्रोफेसर है तो 1,75,000 पूरे साल का, और अगर फुल प्रोफेसर हैं तो 2 लाख पूरे साल का आपका बजट है। हाँ, उसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो को पीआई को आपने पैसे देने हैं वो सिर्फ 3 साल का अगर प्रोजेक्ट है या 2 साल का प्रोजेक्ट है 1,50,000 आपने पे करना है। हाँ, को पीआई का सिर्फ वन टाइम पेमेंट है 1,50,000 या 1,75,000 या 2 लाख। हाँ, जो पीआई के जो पैसे हैं वो एनुअली होती हैं। एनुअली आपका पहले साल में भी 1,50,000 आपने रख लेना है, दूसरे साल में भी आपने 1,50,000 और तीसरे साल में भी आपने 1,50,000, या अगर आप जिस भी स्केल में हैं, अगर एसोसिएट है तो 1,75,000 1,75,000 1,75,000, अगर फुल प्रोफेसर है तो 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख। आपने बजट इस तरह से एडजस्ट करके आपने बेचना है। ये ना हो कि आप अपनी मर्जी से करते रहें और बाद में आपकी वही अगर अमाउंट अप्रूव हो जाती है तो फिर आप इससे ज़्यादा पैसे आप नहीं ले सकेंगे। इसलिए आपने प्रॉपर देख लेना है। टोटल बजट वाला जो कॉलम है उसमें आपने फार्मूले चेक कर लेने हैं। आपने ईयर 1 का बजट प्लस ईयर 2 का बजट प्लस ईयर 3 का बजट, ये तीनों बजट आपने सम करके तो टोटल आपने अमाउंट लिखनी है। मतलब 3 साल का अगर मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख, तो ये आपके पास 4.5 लाख रुपए बनना चाहिए। आप उसको मैनुअली भी लाजमी चेक कर लिया करें। अगर एक्सेल में प्रॉपर फार्मूले नहीं लगे हुए तो उसको आप थोड़ा सा चेक कर लिया करें। ये देखिए 4.5 लाख रुपए मेरे पास बन गया। अब मैं को पीआई की सैलरी बना रहा हूँ तो को पीआई का टोटल आपने 1,50,000 आपने देना है। हाँ सॉरी, आप पहले साल में आप नहीं कर सकते, यहाँ से आप डिलीट करें। लास्ट जो तीसरा साल है, तीसरे साल के बजट में आप 1,50,000 रुपया, चूँकि उसको जो मिलेगा अमाउंट वो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के ऊपर आप दे सकते हैं, तो 1,50,000 आपने तीसरे साल के बजट के अंदर आपने ऐड कर देना है। उसके बाद अमूमन लोगों को इशू होता है कि पीएचडी स्टूडेंट को मैंने कितने पैसे देने हैं, एमफिल स्टूडेंट को कितने पैसे देने हैं, तो वही आपके पास एचईसी प्रोजेक्ट गाइडलाइंस हैं। तो गाइडलाइंस में अगर आप चेक करें तो पीएचडी स्टूडेंट के जो पैसे हैं फॉर फुल टाइम सैलरी, मतलब अगर कोई स्टूडेंट है वो अगर फुल टाइम आपके साथ पीएचडी में काम कर रहा है, उसका कोर्स वर्क हो चुका है, वो खाली रिसर्च के ऊपर फोकस कर रहा है, कोर्स वर्क उसका कंप्लीट है, तो इन दैट केस आप उसको मैक्सिमम 80,000 तक आप उसको पे कर सकते हैं। ये अगर आप चेक करें, अंडर ग्रेजुएट्स एमफिल स्टूडेंट के लिए 40,000 पर मंथ है
और अंडर ग्रेड का जो स्टूडेंट है उसके लिए 20,000 पर मंथ है। तो आप इस हिसाब से आप अपना बजट एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं रिसर्च असिस्टेंट जो असिस्टेंट्स की, तो 80,000 के हिसाब से आप बजट पहले एडजस्ट कर लें, और पीएचडी स्टूडेंट का और एमफिल स्टूडेंट का 40,000 और अंडर ग्रेड का 20,000 बेस्ड ऑन देयर कोर्स वर्क। तो अगर आप उनका कोर्स वर्क कंप्लीट है तो फिर आप इसको पूरी की पूरी सैलरी ये वाली दे सकते हैं। अगर उनका कोर्स वर्क कंप्लीट नहीं है तो इन दैट केस आप इसमें से कुछ परसेंटेज, या अगर वो पूरा टाइम नहीं दे रहे तो उसका कुछ परसेंटेज आप कम करके डाल सकते हैं। तो ये जो 80,000 का बजट है ये आपने डालना है पर मंथ सैलरी में। यहाँ पे इस सी कॉलम में आपने डालना है 80,000। फिर आगे आप फार्मूला लगा लें, वहाँ पे आपने एक महीने की सैलरी तो नहीं देनी ना, आपने पूरे साल के देनी है। तो उस 80,000 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 9,60,000 पर ईयर का बजट आपका आ जाएगा। सिमिलरली एमफिल स्टूडेंट के लिए आप यहाँ पे डाल दें 40,000 और उसको मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास 4,80,000 रुपये। सिमिलरली अब आपने ये ना हो कि मेरी वीडियो देख के तो आप इसी तरह सबमिट कराते नहीं, यही चीज़ आपने करनी है ईयर 2 के बजट में। चूँकि आप कोशिश करेंगे ना कि तीनों साल आपके पास कोई ना कोई स्टूडेंट हो, तो ईयर 2 के बजट में भी एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें आप कॉपी पेस्ट कर दें। ईयर 3 में भी आपके 3 साल का प्रोजेक्ट है तो ये चीज़ें आप ईयर 3 में भी कॉपी कर लें। उसके अलावा अदर प्रोजेक्ट पर्सनल के अंदर रिसर्च असिस्टेंट, अगर आप पास फुल टाइम रिसर्च असिस्टेंट है तो 1 लाख पर मंथ, रिसर्च एसोसिएट है जो फ्रेश पीएचडी है तो 1,30,000 पर मंथ। आपके पास अगर रिसर्च फेलो है तो एज पर लास्ट पे ड्रॉन बाय द फेलो, तो वो उस हिसाब से आप देख लें एसोसिएट प्रोफेसर की इक्विवेलेंट। और ये सारे यहाँ पे कैलकुलेशंस दी हुई हैं। मैंने खैर अपने प्रोजेक्ट में पीएचडी स्टूडेंट रखे हुए थे, रिसर्च एसोसिएट रखा हुआ था और एक एमफिल स्कॉलर रखा हुआ था। आप अपने हिसाब से देख लें। उसके अलावा इसमें ऑप्शन है शॉर्ट टर्म कंसल्टेंट की। इसकी मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। शॉर्ट टर्म कंसल्टेंट से मुराद है अगर मेरे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर्क है, मुझे इक्विपमेंट इंस्टॉल करने की समझ नहीं आती, मैं किसी सीनियर प्रोफेसर को चंद एक दिन के लिए शॉर्ट टाइम के लिए बुला सकता हूँ, उसके लिए भी आप यहाँ पे एक बजट आप डाल दें, बेहतर होता है। लेकिन अगर आपका थ्योरेटिकल काम है, उसमें अगर आपको लग रहा हो कि किसी बंदे को आप अगर बुलाना चाह रहे हैं शॉर्ट टर्म कंसल्टेशन के लिए, सर्वे वगैरह के लिए, गाइडलाइंस के लिए, तो आप उसमें उसको डाल सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इक्विपमेंट। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटल नहीं भी है, थ्योरेटिकल है, तो उसमें भी इक्विपमेंट के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं तो थ्योरेटिकल वाले भी यूज़ करते हैं। वो आपने अगर कोई लैब के अंदर आपने लैपटॉप लेना है, या अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज करना है, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर हो, जैसे कि लैब व्यू है, ऑटोकैड है, मैटलैब है, मैथमेटिका है, या कोई भी आपने पेड अगर आपने सॉफ्टवेयर परचेज करना है, स्कैनर आपने परचेज करना है, डेस्कटॉप आपने परचेज करने हैं, लैपटॉप आपने परचेज करने हैं, प्रिंटर्स आपने लेने हैं, कोई भी ये सारे लैब इक्विपमेंट के अंदर ही चीज़ें हैं, तो ये सारी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है। अमूमन लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आपने इक्विपमेंट 1 पहले साल में अगर आपने जो कंपलसरी चीज़ें लेनी है, सपोज आपने लैपटॉप पहले साल में लेना है, कंप्यूटर आपने पहले साल में लेना है, तो वो यहाँ पे आप उसकी अमाउंट लिख लें। अगर आपका थ्योरेटिकल काम है, एक से ज़्यादा अगर आपने लैपटॉप लेने हैं तो या कंप्यूटर्स लेने हैं, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें क्वांटिटी और उसको मल्टीप्लाई करके। सपोज आपने प्रिंटर लेना है और उसकी अमाउंट आप यहाँ पे लिख लें 1 लाख या जो भी उसकी एस्टिमेटेड बजट है। सपोज आपने नेक्स्ट आपने लेना है प्रोजेक्टर आपने लेना है फॉर नेक्स्ट ईयर, या प्रिंटर आपने सेकंड ईयर में लेना है, तो वो सेकंड ईयर के बजट के अंदर उसका हेड आप लिख लें कि उसकी स्पेसिफिकेशन में आपने उसकी डिटेल लिख लेनी है कि किस तरह का आपने लेना है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है, कोई कलर आपने प्रिंटर लेना है, या Core i3 आपने, Core i5 या Core i7 आपने लैपटॉप लेना है, तो तमाम चीज़ें डिटेल आप यहाँ पे ऐड कर दें। और यूनिट कॉस्ट में आप एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर की कितनी प्राइस है और उसको मल्टीप्लाई करके आपने टोटल बजट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये तो जी आ गया आपका इक्विपमेंट की कॉस्ट। इक्विपमेंट के अलावा इसमें कंज्यूमेबल, मैं अगर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वर्क की बात करूँ तो वहाँ पे लैब के केमिकल्स वगैरह आ जाती हैं, लैब के साल्ट आ जाते हैं, प्लास्टिक वेयर जो है, पिपेट्स वगैरह हैं, उसके अलावा क्लीनिंग मटेरियल है, फ्यूल, मेडिसिन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे ये ग्लव्स हैं, मास्क हैं, सर्जिकल कैप्स हैं, जो भी चीज़ें आपको लैब में चाहिए होती हैं वो आप ले सकते हैं। सपोज कंज्यूमेबल में अगर सपोज आपका कोई माउस ख़राब हो जाता है, आप थ्योरेटिकल काम की मैं बात कर रहा हूँ, आपका कोई कीबोर्ड ख़राब हो जाता है, किट्स, पीसीआर प्लेट्स, लैडर, सीलर, मैग्नेटिक स्टैंड, इस तरह की छोटी मोटी जो चीज़ें आपकी हैं तो वो आप कंज्यूमेबल आइटम से ले सकते हैं। तो कंज्यूमेबल आइटम्स में आप अपने हिसाब से देख लें। हमारा चूँकि एक्सपेरिमेंटल काम है तो अच्छे खासा केमिकल्स महंगे हैं, तो कई लाख रुपए वहाँ पे हम डाल देते हैं। लेकिन अगर आपका थ्योरेटिकल काम है
तो उस हिसाब से आप मुनासिब चार्जेस आप यहाँ पर डाल दें। सपोज केमिकल्स आपने पहले साल में भी लेने हैं, दूसरे साल में भी लेने हैं, तीसरे साल में भी लेने हैं, तो पहले साल के बजट में भी आप अमाउंट सूटेबल सी डाल दें, ईयर 2 में भी आप सूटेबल अमाउंट डाल दें, और ईयर 3 के अंदर भी आप सूटेबल अमाउंट डाल दें। उसके बाद साल्ट्स में भी आप अमाउंट डाल दें, पहले साल दूसरे साल, चूँकि ये साल्ट्स तो लगातार यूज़ होते रहते हैं, कंज्यूम होते रहते हैं, उसके अलावा उनकी डेट पर एक्सपायर हो जाती है। उसके अलावा ऑप्शन है एक्स सर्विस कॉस्ट, और उसमें पहला हेड है एक्सेस टू साइंटिफिक इक्विपमेंट। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैं अगर यहाँ पे कोई सैंपल बनाता हूँ, उनका एनालाइज करने के लिए मुझे बाहर भेजने हैं, तो बाहर भेजने की अगर कॉस्ट है या वहाँ पे एनालिसिस की जो कॉस्ट है, तो एक्सेस टू सर्विस साइंटिफिक इक्विपमेंट का रिसर्च इक्विपमेंट दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन होस्ट इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आपको जो एनालाइज करने के लिए जो कॉस्ट है वो एक्सेस टू साइंटिफिक इक्विपमेंट में डाल दें। सब्सक्रिप्शन टू ओपन एक्सेस जर्नल, अगर आपके पास ओपन एक्सेस जर्नल में आप अगर पेपर पब्लिश करना चाह रहे हैं, अमूमन ये वाला हेड बहुत मुश्किल से होता है। चंद थोड़े से आपको पैसे मिलेंगे, इतने को बहुत ज़्यादा आपको पैसे नहीं मिलेंगे, चूँकि जर्नल्स की तो आजकल बहुत ज़्यादा फीस है। इतनी ज़्यादा फीस तो आपको ये नहीं पे करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करके इसमें लिख लें। अगर होना हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ अमाउंट आपको मिल जाएगी। उसके बाद सर्विस कंट्रैक्ट फॉर रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट। आपका अगर कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल अगर आपका वर्क है, आपने कोई इक्विपमेंट लिया है, उसकी मेंटेनेंस की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट आप डाल दें। लोकल ट्रैवल कॉस्ट, सपोज यहाँ से आपने किसी दूसरे सिटी में जाना है, वहाँ पे आपने सैंपल एनालाइज करने हैं, या कोई रिसर्च रिलेटेड आपने कोई सर्वे करने हैं, या आपका अगर फील्ड वर्क है, वहाँ पे आपने सैंपल कलेक्शन करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। कॉस्ट पर विजिट कितनी है, और ये सारा कुछ आप इसमें डाल सकते हैं। या अगर सपोज आपको किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने उस कॉन्फ्रेंस में जाके आपने प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप वो वाली प्रेजेंटेशन के लिए भी आप अपनी ट्रैवल अलाउंस आप डाल सकते हैं। लेकिन पर ईयर मैक्सिमम जो है वो 1,50,000 पर ईयर है, इससे ज़्यादा आप ट्रैवल कॉस्ट नहीं डाल सकते। लोकल ट्रैवल कॉस्ट में भी आप कुछ ना कुछ अमाउंट डाल दें, क्योंकि आपको लोकल भी कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के लिए या सैंपल एनालाइज करने के लिए आपको जाना पड़ता है, तो लोकल ट्रैवल कॉस्ट भी आप डाल दें, और इंटरनेशनल भी आप कुछ ना कुछ अमाउंट डाल सकते हैं। उसके अलावा एक चीज़ है बेसिक ओवरहेड कॉस्ट। ये मैंने तो खैर 15% डालने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही चेंज कर दी। तो बेसिक, अगर आपको यूनिवर्सिटी आपको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, और अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें अगर ओरिक आपका वेल इस्टेब्लिश्ड ओरिक है, तो इन दैट केस आप 15% क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है तो 5%, और अगर एक्स्ट्रा इन एडिशन टू द सर्विस लिस्ट इन पैराग्राफ 1 अबव also provide the following additional facilities supporting staff। अगर आपको डेली वेजेस या क्लरिकल काम के लिए, या मैनुअल लेबर, या सेक्रेटरीट स्टाफ, और कैंपस एक्सपेंसेस, या पर्न, और डिजिटल लाइब्रेरी, और ये सारी चीज़ें अगर आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है, तो वो आपने देख लेना है। चूँकि ये सारा रिकॉर्ड HEC के पास होता है कि आपके पास पर्न है, आपके पास डिजिटल लाइब्रेरी है, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो फिर आप 10%, मतलब ये आपने खुद से कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास टोटल बजट है, आप खाली एक्सेल के अंदर फार्मूला लगाएं कि आपका 5% क्राइटेरिया में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, 10% में, या 15% ऑफ टोटल कॉस्ट। मतलब अगर आपका सपोज 1 लाख रुपए, 10 लाख का आपका अगर टोटल कॉस्ट अभी तक आपका बजट बना है, तो उसका आपने 10% आपके पास जो है, या उसका जो 5% है, वो आपने इस ओवरहेड कॉस्ट के अंदर ऐड कर देना है। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है आपको प्रोजेक्ट का जो बजट है वो डिटेल से बनाना, समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो, आपको अगर एक्सेल में कहीं भी कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। फाइनली जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।